हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पिछले कक्षाओं में राजस्थान अध्ययन की क्लास 6 की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 और जिसका नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो हम राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर आता है। हम किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस उठा के अगर देखते हैं और उसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, तो उसमें पहला टॉपिक जो होता है वो भौगोलिक स्वरूप या भौतिक स्वरूप का होता है। तो ये क्लास 6 की किताब है, तो इसमें ऑब्वियसली बात है कि बहुत बेसिक दे रखा होगा, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप तथा अवस्थिति का अध्ययन किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस अध्याय में समझते हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है और दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी है। तो देखिए, जैसे ये उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है, ये पूर्वी और ये पठारी। तो ये जो पश्चिम वाला जो क्षेत्र है ये पूरा कैसा है? मरुस्थल है। और दक्षिण पूर्वी वाला जो पठारी, ये हाड़ौती वाला क्षेत्र, ये कैसा है? पठारी है। ठीक है, ये वाला पश्चिमी क्षेत्र है मरुस्थल में और ये जो है दक्षिण पूर्व, ये है आपका पठारी भाग। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। नंबर 1 थार का मरुस्थल, नंबर 2 अरावली पर्वत, नंबर 3 पूर्वी मैदान, नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी पठार। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है थार का मरुस्थल। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर के मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यह राज्य के 12 जिलों में नहीं, देखिए पुरानी किताबें, लेकिन अभी अपडेट इसको करना है क्योंकि जिलों की संख्या हो गई है टोटल 41। ओके, तो 3 जिले और इसमें ऐड हो गए हैं और जब हम 3 जिले इसमें ऐड कर देंगे तो 12 और 3 आपके हो जाएंगे 15 जिले। तो ये राज्य के 15 जिलों में लगभग 61% भाग पर ये फैला हुआ है। मैं एक बार आपको मैप में दिखा देती हूँ कौन कौन से जिले इसमें आते हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो देखिए श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना कुचामन, नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, फलोदी और एक बीकानेर। इसमें सिरोही नहीं आएगा। तो देखिए ये जो है ना, यहाँ तक का जो पूरा क्षेत्र है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला वाला जो क्षेत्र है ना, ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, एक इधर की साइड और एक इधर। तो ये जो है पश्चिमी क्षेत्र, तो ये पश्चिमी क्षेत्र आपका क्या हो जाता है? थार का मरुस्थल। ये जो पूरा भाग है ना, ये थार के मरुस्थल में आता है और इसमें अभी टोटल कितने हैं? 15 जिले हैं। 12 जिले पहले से थे, अभी कौन कौन से ऐड हो गए? फलोदी, बालोतरा और डीडवाना और कुचामन, ये 3 जिले इसमें ऐड हो गए, तो टोटल 15 जिले इसमें आ जाते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। ये मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व और वर्षा और खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है। क्योंकि देखिए मरुस्थल में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो राजस्थान का थार का मरुस्थल है, यहाँ पर देखिए अब 40% जनसंख्या निवास करती है। अब जब जनसंख्या निवास करेगी तो जनघनत्व वहाँ ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है तो पशु भी लोग पालते हैं। ठीक है, वर्षा भी काफ़ी अच्छी हो जाती है, खनिज विविधता है, वहाँ पे काफ़ी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, वनस्पति भी पाई जाती है, कृषि, सिंचाई सभी काम होते हैं, तो इसलिए ये धनी मरुस्थलों में आता है। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन आ जाए कि भाई भारतीय महामरुस्थल किसे कहा जाता है, तो हमको क्या याद रखना है? हमको याद रखना है बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में स्थित जो इन 3 जिलों में जो भी रेतीला मरुस्थल है उसको हम भारतीय महामरुस्थल कहते हैं। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी और रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन्हें बालू का स्तूप एवं स्थानीय भाषा में हम धोरे कहते हैं। धोरे किसे कहते हैं? जो हवा के साथ उड़ करके इधर से उधर चले जाते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं, इन्हें हम बालू का स्तूप भी कह सकते हैं या फिर धोरे कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आते हैं, खूब आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान देना इन कीवर्ड्स पे जरूर से। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग और नागौर की उच्च भूमि तथा अंत्य प्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। जब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में, तो इन सबको आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि घग्गर के मैदानी भाग में कौन कौन से क्षेत्र हैं, अर्ध मरुस्थलीय भाग में। अभी हमारा नंबर 2 पर आ जाता है अरावली पर्वतमाला। क्या आ जाता है? अरावली पर्वत में हम देखते हैं
राजस्थान के मध्य भाग में स्थित दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से, अब देखिए ये फैक्ट बन जाता है, कहाँ से स्टार्ट है ये, गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, एक है पूर्वी राजस्थान और एक है पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। तो मैं आपको उस मैप में एक बार दिखा देती हूँ। तो ये जो है ना, ये अरावली पर्वतमाला यहाँ से स्टार्ट है, ये गुजरात है, राजस्थान के नीचे गुजरात, और यहाँ पर है ये है दिल्ली, ठीक है। तो ये गुजरात से चलती है और चलते चलते ये दिल्ली के रायसीना तक जाती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। इसने राजस्थान को दो भागों में बांट दिया है, एक तो पूर्वी भाग और इधर ये पश्चिमी भाग। ओके, अब देखते हैं आगे। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव और जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। तो ये सब इनकी वजह से ये क्या है, बहुत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो देखिए ये इस तरीके से स्थित है, तो यहाँ पर ये पश्चिम में राजस्थान के पूरा मरुस्थल है, तो ये ईस्ट में, ये जो पश्चिम का जो मरुस्थल है इसको पूर्व में जाने से रोकती है। अगर अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो जो धोरे हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते जाते मरुस्थल का विस्तार होता जाता, लेकिन अरावली पर्वतमाला से ये सब टकरा करके यहीं रुक जाता है, इसलिए पूर्वी भाग में काफ़ी अच्छी वर्षा हो जाती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में ये वर्षा भी करती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा हम कहते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है, ये हमें पता है। यह सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो ये फैक्ट बन जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक मैप में दिखा भी रखा है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने मरुस्थल का पढ़ा था ना, थार का मरुस्थल, उसको बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में बांट रखा था, मरुस्थल में घग्गर का मैदान। तो ये जो क्षेत्र है हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये घग्गर का मैदान कहलाता है। ये मरुस्थली क्षेत्र आ जाएगा, ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ये वाला जो क्षेत्र है ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। ये लूनी बेसिन है बीच में, ये बांगड़ का क्षेत्र है, शेखावटी प्रदेश है। उत्तरी अरावली की पहाड़ियाँ, ये देखिए ये उत्तरी अरावली हो गए ना, जैसे अरावली पर्वतमाला इस तरीके से, ये जो इस कलर में आपको ये जो दिखाई दे रही है ये पूरी अरावली पर्वतमाला है। ये उत्तरी अरावली पहाड़ियाँ हैं, ये मध्य अरावली आ गई यहाँ पे, और ये आ गई आपके दक्षिणी अरावली। ये पूरी अरावली पर्वतमाला है यहाँ पे। ये हाड़ौती का पठार है, ये चंबल का मैदान है, ये विंध्यन कंगार है, ये बनास का बेसिन है, और ये माही का मैदान है एकदम नीचे। ओके, चले आगे चलते हैं। पूर्वी मैदान आ जाते हैं नंबर 3 पर। राजस्थान का पूर्वी मैदान भाग चंबल, बनास और बाणगंगा और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। तो ये भी एक फैक्ट बन जाता है, हमें याद रखना है कि चंबल नदी द्वारा, बनास नदी द्वारा, बाणगंगा नदी और इनकी जो सहायक नदियां हैं, उन नदियों के माध्यम से जो भी मैदान बनाया गया है उसे हम पूर्वी मैदान कहते हैं। यह विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। तो जो गंगा का मैदान बना हुआ है उसी का ही यह प्रवाह है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला हुआ है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र, अभी आप ये देखिए कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे हम चंबल के बीहड़ या डांग, बीहड़ कहते हैं या फिर डांग कहते हैं या फिर उत्खात भूमि कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगी भाई बीहड़ या डांग क्षेत्र या फिर उत्खात भूमि कौन सी है। तो कोटा से धौलपुर तक का जो क्षेत्र है वह नाली अपर्दन के कारण, किस वजह से, नाली अपर्दन की वजह से उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डांग बोलते हैं या उत्खात भूमि, बेड लैंड टोपोग्राफी के नाम से इसको जाना जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। तो ये जो क्षेत्र है पूर्वी मैदान, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला क्षेत्र भी है और सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र भी है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में कौन है, बांसवाड़ा है और प्रतापगढ़ है। इन जिलों में माही और सहायक नदियों के द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग हैं, जिन्हें माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। 56 गांवों के समूह और 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। तो देखिए माही का जो मैदान है नीचे दक्षिण में, हमने यहाँ पे देखा था, ये माही का जो मैदान है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर की तरफ, इसमें क्या है कि 56 गांवों का ये समूह है, इसलिए हम इसे 56 का मैदान भी कह देते हैं। नंबर 4 पर आता है दक्षिणी पूर्वी पठार।
राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हाड़ा वंश ने शासन किया था। राज्य के 7% भाग पर फैले इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाड़ौती के क्षेत्र की मिट्टी कैसी है, तो लावे से बनी हुई मध्यम काली है जो उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठारों में कौन कौन से प्रमुख हैं? सिरोही में स्थित उड़िया का पठार, तो क्वेश्चन आ जाए कि उड़िया का पठार कहाँ है? सिरोही में स्थित है। आबू और उदयपुर एवं राजसमंद में स्थित भोराट का पठार। चित्तौड़गढ़ में स्थित मैसा का पठार। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल और उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया का पठार। तो ये जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन मैचिंग के लिए आराम से बन सकते हैं। तो इस पैराग्राफ पे आप अच्छी तरह से ध्यान देना, इसको याद करना। अब आता है जलवायु एवं ऋतु चक्र। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जहां राज्य के पश्चिम भाग में 61% भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है, क्योंकि 61% भाग में मरुस्थल फैला हुआ है, तो वहां की जलवायु कैसी होगी? शुष्क होगी, क्योंकि वहां पर वर्षा कम होती है। आगे चलते हैं। अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु है। सवाई माधोपुर से लेकर के उदयपुर तक आर्द्र जलवायु एवं दक्षिण में बांसवाड़ा और दक्षिणी पूर्वी के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर। तो बांसवाड़ा, झालावाड़ इन जिलों में सबसे अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी? अति आर्द्र, मतलब बहुत ज़्यादा आर्द्र है, वहाँ पर काफ़ी वर्षा होती है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। ये देखिए यहाँ पर क्षेत्र दे रखे हैं, ये देखिए मरुस्थल में कितनी कम वर्षा दे रखी है। फिर जैसे जैसे हम इधर की साइड बढ़ते जाएंगे, वर्षा की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और इस वाले क्षेत्र में अच्छी खासी वर्षा होती है, हाड़ौती प्रदेश में, और यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ की साइड। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतु पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक होती है, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक, और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी। ग्रीष्म ऋतु, इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः लगभग 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्री गंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। आग बरसती है भाई। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत जो होती है वो क्या होती है? जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि रेत गर्म हो जाती है दिन में, और रात में तापमान कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी अधिक रहता है। कहाँ पर? मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो आ जाए क्वेश्चन कि राजस्थान में दैनिक और वार्षिक जो तापांतर है वो सबसे अधिक कहाँ रहता है? तो हम कहेंगे मरुस्थलीय प्रदेशों में, क्योंकि रेत जल्दी ठंडी होती है और जल्दी ही गर्म होती है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी आंधियों को हम लू कहते हैं, सबको ही पता है। कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक हो सकती है। वर्षा ऋतु की हम बात करें, राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है। तो देखिए ये फैक्ट बनता है कि राजस्थान में केवल अरब सागर की शाखा से वर्षा होती है, गलत हो जाएगा। राजस्थान में केवल बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है, गलत हो जाएगा। राजस्थान में दोनों शाखाओं से मानसूनी वर्षा होती है, अरब सागर से भी होती है, बंगाल की खाड़ी से भी होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, लेकिन हमको क्या याद रखना है? बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उससे राजस्थान में अधिक होती है, अरब सागर की शाखा से बहुत ही कम होती है, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। अब देखिए बंगाल की खाड़ी से कहाँ वर्षा ज़्यादा हो रही है? राजस्थान के पूर्वी भाग में। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ जिले में। ये देखिए इस पैराग्राफ में कितने सारे फैक्ट हैं, हमें याद रखने हैं, जिससे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला झालावाड़ जिला है, जहाँ पर लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर जिले में, मात्र 10 सेंटीमीटर। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, जहां औसत 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी
भाग से उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। अगर हम इस वाले भाग से इधर की तरफ चलते जाएंगे तो वर्षा की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हमें पता है मरुस्थल से हम इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे पूर्वी भाग में तो वर्षा की मात्रा अधिक होती जाएगी, और अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वर्षा की मात्रा लगातार कम होती जाती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ओके, शीत ऋतु। तो ये वाला पैराग्राफ अच्छे से एक बार पढ़ लेना और इसमें जितने भी फैक्ट हैं उनको याद कर लेना, ये काम का है। आगे चलते हैं। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडी हो जाने से 0 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण इस ऋतु में माउंट आबू जो है राजस्थान में सबसे अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है, मंद मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत से आने वाली शीत लहर के प्रभाव में आने से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं या पश्चिमी विक्षोभ भी हम इसे कहते हैं। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। तो देखिए, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे हम मावट कहते हैं। और ये जो मावट होती है ना, ये कैसे होती है, क्योंकि जो भूमध्य सागर है ना, वहां से जो हवाएं उठती हैं वो आकर के वर्षा करती हैं। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। अकाल और मरुस्थलीकरण। राजस्थान में, विशेषकर राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल पड़ता है। इसका कारण है वर्षा का सामयिक, अपर्याप्त, अनिश्चित, अनियमित होना। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्यों के लिए अनाज, पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे हम अकाल कहते हैं। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है। तो यहाँ कम वर्षा होती है मरुस्थलीय क्षेत्र में, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अतिदोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो उस क्रिया को हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। कि कुछ तो भौतिक दशाएं ऐसी हैं और कुछ मानव ने और टांग अड़ा दी उसमें, तो फिर उसमें क्या होता है कि जो भूमि होती है वो एकदम बंजर हो जाती है, रेतीली हो जाती है, परिवर्तन उसमें बहुत सारे हो जाते हैं, जिससे मरुस्थलीकरण बढ़ता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर शब्दावली दी है। बंजर का मतलब है अनुपजाऊ। उत्खात भूमि का मतलब क्या है? नदी के जल कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि। समवर्षा रेखा क्या होती है? मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखाएं होती हैं। मानसूनी हवाएं कौन सी होती है? जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं। अपर्दन कौन सी होती है? जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव। मिट्टी का जो कटती है, मिट्टी पानी की वजह से या फिर हवा की वजह से, उसे हम अपरदन कहते हैं। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित है। पूर्वी मैदान है। थार का मरुस्थल है। हिमालय पर्वत राजस्थान में स्थित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा द। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी हमने पढ़ी है गुरु शिखर है। चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र अपरदन के कारण अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ हो गया है। तो ये जो क्षेत्र है ये नाली अपरदन के कारण, कौन से अपरदन के कारण? नाली अपरदन के कारण उबड़ खाबड़ हो गया है। उपजाऊ भूमि का बंजर व रेतीली भूमि में मिट्टी में परिवर्तन क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है। मरुस्थलीकरण कहलाता है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रति वर्ष सूखे का सामना करता है? तो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वह सूखे का सामना करता है। मावट किसे कहते हैं? तो शीतकाल में होने वाली वर्षा। शीतकाल में होने वाली जो वर्षा है उसे मावट कहते हैं, जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के नाम लिख दिए। जो भी 4 हमने भौतिक प्रदेश पढ़े हैं उनकी प्रमुख विशेषता बता दीजिए और राजस्थान की प्रमुख ऋतुएं जो हमने लास्ट में पढ़ी है उनका वर्णन कीजिए। थैंक यू।